वेलकम टू स्टडी बडी एजुकेशनल चैनल। 9 CBSE साइंस में हमने अभी सीरीज चालू की है। उसमें से साइंस में हमारा चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर लीजिए। ओके। इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने जब माइक्रोस्कोप के अंदर कॉर्क का ऑब्जर्वेशन किया तो वहाँ पे उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे, उन्होंने उसका नाम दिया सेल यानी रूम। ओके। वो तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल को। 1674 में लुक्वेन हुक ने फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड डिस्कवर कर लिया। उन्होंने पॉन्ड में से कुछ वाटर सैंपल्स ले लिया और एडवांस माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो वहाँ पे उन्होंने कुछ ऑर्गेनिजम्स यानी कुछ सेल्स थे, वो यूनिसेल्युलर सेल्स थे, तो उनको उन्होंने डिस्कवर कर लिया। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर का न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर कर लिया। 1839 में परकुंजेस ने प्रोटोप्लाज्म दैट इज फ्लूइड ऑफ द सेल उसका डिस्कवरी कर लिया। अब सेल्स दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल से वो ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, चाल्मोडेनस, पैरामोशियम एंड बैक्टीरिया। मल्टीसेल्युलर्स में मल्टीपल सेल्स form a tissue forms a system forms organism. Example is fungi, plants and animals. The shape and size of the cell are related to the specific functions they perform. अभी कार्डियक सेल्स का स्ट्रक्चर और साइज अलग तरीके से रहेगा, नर्वस सिस्टम अलग तरह से उनका स्ट्रक्चर रहेगा। तो जो शेप और साइज होता है हर एक सेल का वो उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन द सेल नोन एज ऑर्गेनल्स। अभी प्लांट टिश्यूज है, प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल्स में अलग तरीके के फंक्शंस रहते हैं, तो उनका सेल वॉल रहेगा। फिर उसके अंदर जो वैक्यूल्स रहेंगे वो जब बड़े रहेंगे, तो प्लांट टिश्यूज में जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में रहता है। ओके। बट एनिमल ऑर्गेनिजम्स में वो ओवल या राउंडेड शेप में इस तरह से रहेगा और उनमें सेल वॉल या इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेंगे। उनके जो वैक्यूल्स है वो छोटे छोटे रहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया उनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा। इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनल्स में डिफरेंसेस आते हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम इस डायग्राम में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। एक्चुअल पहला जो है तो प्लांट सेल्स में प्लास्टिड रहते हैं, प्लास्टिड में क्लोरोफिल रहता है, तो ये उनके लिए एनर्जी और प्रोटीन सिंथेसिस का एनर्जी डेवलपमेंट का काम करता है यहाँ पे। ओके। एनिमल्स में सेल्स में यही काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ओके। एनिमल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स में सेल वॉल अवेलेबल नहीं रहता, पर प्लांट सेल में एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन अवेलेबल रहती है सेल वॉल, और उसके बीच में उसके नीचे रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो दोनों सेल्स में कॉमन रहता है, यानी एनिमल सेल्स या प्लांट सेल दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि जो सेल स्ट्रक्चर है उसको कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश करता है, उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। आगे उनके बारे में हम आगे और भी जानेंगे। साइटोप्लाज्म दोनों भी सेल्स में अवेलेबल रहता है। साइटोप्लाज्म इज ए फ्लूइड मटेरियल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ओके। देन एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, फिर न्यूक्लियस है, देन लाइसोसोम्स अवेलेबल रहते हैं, गोल्गी अपरेटस रहता है अवेलेबल। वैक्यूल्स जो होते हैं एनिमल सेल्स में वो कम रहते हैं और कम क्वांटिटी में रहते हैं, साइज में भी छोटे रहते हैं, पर प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स है ये बड़े साइज में, कभी कभी पूरी सेल को स्ट्रक्चर में आधे से ज़्यादा पार्ट वैक्यूल्स का भी होता है, तो इस तरह से वैक्यूल्स भी वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। आगे इन डिटेल में हम इस ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स को यानी जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम आगे और देखेंगे।
अभी हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स में पहले देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसी को ही सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल वॉल जो सिर्फ प्लांट सेल्स में अवेलेबल रहते हैं। न्यूक्लियस, इनमें जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। फिर बाद में साइटोप्लाज्म, ये फ्लूइड मटेरियल इन बिटवीन द सेल वो रहता है। फिर सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स में बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स रहते हैं। उसमें से पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन सेकंड है गोल्गी apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids which are only present in plant cell and vacuoles। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज ए outermost covering of the cell, separates the content of cell from external environment, allows or permit entry and exit of materials in and out of the cell, thus called selective permeable membrane। एल्यूएलाई के सेल रहते हैं वो एकदम थीन पतले रहते हैं, उनमें इंट्रासेल्यूलर गैप्स ज़्यादा नहीं रहते। उसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में एल्यूएलाई के बाजू में जो ब्लड वेसल्स रहते हैं उनके भी सेल्स बहुत थीन पतले रहते हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट ड्यू टू द डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव द सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ये ओनली पॉसिबल है जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन हैज अ सिलेक्टिव परमेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक। इन प्लांट रूट्स water also move from higher water concentration to lower water concentration through selective permeable membrane. This is called as osmosis. Here यहाँ पे जब ये जो सेल वॉल रहती है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, सॉरी सेल वॉल नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ ज़्यादा रहता है। तो ये क्या करती है, ऑस्मोसिस के कारण यहाँ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन रहता है, तो यहाँ पे हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पानी अंदर मूव करते रहता है। और यहाँ से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये सारे परमिएबिलिटी शुरू हो जाती है, और यहाँ से ये रूट्स ये पूरा पानी सोख के ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर के तरफ का वाटर कॉन्सेंट्रेशन और इनसाइड द सेल वाटर कॉन्सेंट्रेशन के कारण यहाँ पे तीन टाइप के सॉल्यूशंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या रहता है कि सराउंडिंग मीडिया में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रहता है, ओके, और इनसाइड द सेल लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन रहता है। जैसे हमने देखा कि बीन्स, हम पानी में सोखे हुए बीन्स रहते हैं ना, बीन्स को हम सोख करने के लिए पानी में डालते हैं, तब क्या होता है, बाहर का पानी है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन है ये ज़्यादा रहता है। इनसाइड द बीन्स के सेल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है। तो इसके कारण क्या होता है, वो बीन्स क्या कर लेते हैं, बाहर का वाटर सक कर लेते हैं, और सक करने के कारण वो बीन्स देर रात तक हमने रखा तो वो स्वेल हो जाते हैं। व्हेन सराउंडिंग मीडियम हैव हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन इनसाइड द सेल इज लाइकली टू स्वेल, सेम एज एग्जाम्पल्स व्हेन बीन सोक्ड इन वाटर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या रहता है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल एज वेल एज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इक्वल रहता है। तो वहाँ पे सेल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आते, पर वहाँ पे वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो पॉसिबल रहता है। उसके बाद में आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में क्या रहता है, सेल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, और आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज लो। इसके कारण क्या होता है कि सेल के अंदर का वाटर बाहर निकल के चला जाता है, और इसके कारण क्या होता है, सेल श्रिंक हो जाती है। जैसे कि हमने ग्रेप्स से मनु के बनते देखा है, ग्रेप्स का वाटर कॉन्सेंट्रेशन बाहर निकल जाता है, और इसके कारण ग्रेप्स श्रिंक हो जाते हैं, और इसके कारण मनु के पैदा हो जाते हैं, यानी मनु के बनते हैं। देन आता है एंडोसाइटोसिस, द फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन engulf in food and other materials from external environment
दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। जब हम अमीबा के बारे में जानते हैं तब अमीबा के पास जब फूड मटेरियल ऐसा कुछ मटेरियल जब आता है तो वो क्या करता है, इसके जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या करता है, वो एनलार्ज करता है और उसको एंगल्फ करने की कोशिश करता है। जैसा कि मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये क्या करता है, ये फूड मटेरियल है हमारा यहाँ पे अभी, ओके। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है इस अमीबा का। तो इसने क्या किया, जब फूड मटेरियल अमीबा के पास आता है तो ये क्या करता है, अपना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है उसको एक्सटेंड कर लेता है और एक्सटेंड करने के बाद ये क्या करता है, उसको एंगल्फ कर लेता है। इसको यहाँ पे ऐसा एंगल्फ कर लेता है। This process is called as endocytosis. Endo means inside, cytosis means cell, inside the cell. Cell wall is a rigid outer covering in plant cells. Cell wall सिर्फ प्लांट सेल्स में अवेलेबल होता है। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बनने के कारण सेल वॉल क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है प्लांट सेल्स को। किससे, तो बैक्टीरिया, जर्म्स एंड फंगाई। अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, सेल्यूलोज क्या है, अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। सेल्यूलोज क्या देता है, एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी देता है। व्हेन लिविंग प्लांट सेल्स लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज ए श्रिंकेज ऑफ content of cell away from cell wall called as plasmolysis. ओके, अभी हमने देखा था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा था कि सेल के अंदर का पानी बाहर निकल जा रहा था, उसके कारण सेल में श्रिंकेज हो रहे थे। तो उसी तरह सेल वॉल से सिर्फ पानी बाहर जाना, इसको प्लाज्मोलाइसिस नहीं बोलते। तो पूरे सेल के अंदर से पानी बाहर जाने की जो प्रोसेस होती है, सेल से बाहर जाने की प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और पानी को सिर्फ कौन एब्सॉर्ब कर सकता है, जो लिविंग सेल्स है वही सिर्फ पानी को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। डेड सेल पानी को एब्सॉर्ब नहीं कर सकते। हमारे सेल का तीसरा और सबसे मेन कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल को बाहर से कवरिंग रहता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही न्यूक्लियस का भी कंटेंट है वो बाहर न जाए, इसके कारण न्यूक्लियस के बाहर भी एक कवरिंग रहता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस कंटेंट क्रोमोसोम्स, इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स इन फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो क्रोमोसोम्स रहते हैं, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में क्या रहता है, डीएनए रहते हैं, कंपोज्ड विथ डीएनए एंड प्रोटीन। ओके, क्रोमोसोम्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। फंक्शनिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए इज जीन्स। अभी मैं थोड़ी देर के बाद मैं क्रोमोसोम्स कैसे दिखता है, जीन्स कैसे दिखते हैं वो हमें दिखा दूंगा। क्रोमेटिन मटेरियल, entangled mass of thread-like structure which is called as chromatin material. In some organisms like bacteria, nuclear membrane is not present, hence no clear nuclear region but contain nucleic acid called as nucleoids. ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ओके, इस क्रोमोसोम में ये जो रेड कलर का पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे जो ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, ओके, उसके साथ ये 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो उसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। ओके, और ये जो पूरा का पूरा ये मनी जैसा पार्ट दिख रहा है ये जीन्स में, उसको बोलते हैं, डीएनए में ये जो बोलते हैं उसको बोलते हैं जीन्स। ये मनी जैसा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे डीएनए में, उसको बोलते हैं जीन्स। ओके, और ये बैक्टीरियल सेल में क्या रहता है, बैक्टीरियल सेल में यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड रहता है और उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स, क्योंकि इसको कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अवेलेबल नहीं रहती, तो ये ऐसा
जाली जैसा स्ट्रक्चर रहता है, उसमें न्यूक्लिक एसिड रहते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। ओके, अब कुछ टाइप के सेल्स में क्या रहता है, न्यूक्लियस इज इंटैक्ट एंड वी कवरिंग विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस रहता है, तो उन सेल्स को क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। और जिस सेल्स में न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं रहता और उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं रहता, तो वहाँ पे क्या रहता है, न्यूक्लियोइड्स रहते हैं, को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिस सेल्स में नहीं रहता उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। मेजर डिफरेंसेस ये है कि पहले इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या रहता है, न्यूक्लियोइड्स रहता है, उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं रहता है विथ न्यूक्लियर सेल वॉल, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता। और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज है सिर्फ 1 to 10 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, बट यूकैरियोटिक सेल्स का 5 to 100 माइक्रोमीटर्स। ओके, प्रोकैरियोटिक्स में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। ओके, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है, मोर देन 1 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। प्रोकैरियोटिक की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहते हैं। अभी ऑर्गेनल्स जब हम सीखेंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी एपरेटस, दीज आर द ऑर्गेनल्स विच आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि वहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं रहता, तो मेम्ब्रेन अटैच्ड कोई ऑर्गेनल्स भी अवेलेबल नहीं रहता। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अवेलेबल रहता है, उसके कारण मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है, यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं। अभी ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, राइबोसोम्स क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, गोल्गी एपरेटस क्या है, ये जब हम ऑर्गेनल्स के बारे में सीखेंगे आगे, तब हमको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है, डीएनए कैसा रहता है, सर्कुलर शेप में। अभी हमने देखा बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में क्या था, वो एक जाली जैसा स्ट्रक्चर रहता है, राउंड 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 ऐसा जाली जैसा स्ट्रक्चर रहता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। बट यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए इन लीनियर शेप, जैसे कि हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा, वो एक लाइन में 2 स्ट्रिंग्स में रहता है, उनमें बॉन्डिंग रहता है, प्रोटीन बॉन्डिंग रहता है, तो ये डीएनए इन लीनियर शेप में यूकैरियोटिक सेल्स का डीएनए रहता है। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मोस्टली यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर मोस्टली multicellular, but sometimes unicellular cells are also present. Okay, eukaryotic में cell wall is rare but in simple chemical nature, but in prokaryotic cell wall is complex in nature. Okay, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, स्मॉल एंड स्पेरिकल राइबोसोम्स प्रेजेंट, एंड यूकैरियोटिक सेल्स में लार्ज एंड लीनियर राइबोसोम्स प्रेजेंट। अब ये राइबोसोम्स ये आगे देखने वाले हैं। ओके, उसके बाद में प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स आर एब्सेंट। जैसे हमने देखा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, यूकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मिड्स आर रेयरली फाउंड। ओके, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट। प्रोकाइनेटिक सेल्स में सेल डिवीजन विद बाइनरी फ्यूजन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर। अभी हम सेल डिवीजन के बारे में जब लास्ट में देखेंगे, इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे, तब फ्यूजन मेथड क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये हम आगे देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन विद माइटोसिस एंड सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं कि गिव द डिफरेंसेस बिटवीन
प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इनमें ये जो ब्लू कलर वाले से जो डिफरेंसेस है वो आपको पहले लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है इन बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। बाकी जो डिफरेंसेस है वो आप बाद में भी लिख सकते हैं, पर मेजर वेटेज आपको इस ब्लू कलर के जो डिफरेंसेस है उनको देना है। ओके, न्यूक्लियस के बाद चौथा कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म। Fluid contained inside the plasma membrane contains specialized cell organelles, and that fluid is called as cytoplasm. In viruses, the membrane are absent, hence do not show any characteristics of life until they enter into the living body. Viruses क्या होते हैं? वायरस में मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहता, तो उसके कारण क्या है, जब तक वो होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल यानी क्या, जो लिविंग बॉडी है जिसके अंदर ये वायरसेस एंटर करते हैं, तब तक ये अपनी लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स को चालू नहीं करते। अभी हमने देखा कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड रहते हैं। उसमें से पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब एंड शीट्स लाइक स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कंटेन राइबोसोम्स, साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, तो राइबोसोम्स में होता है और इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर ओवल शेप के राइबोसोम्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर वह दूसरा भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे राइबोसोम्स अवेलेबल नहीं होते, हेल्प्स इन फैट मैन्युफैक्चरिंग। ओके, राइबोसोम्स में प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और फैट मैन्युफैक्चरिंग यानी लिपिड मैन्युफैक्चरिंग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। दिस प्रोटीन एंड लिपिड्स help in building the cell membrane that is called as biogenesis। यही प्रोटीन जो मैन्युफैक्चरिंग इन राइबोसोम्स और लिपिड्स विच आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जनरेट होते हैं, उनसे सेल मेम्ब्रेन तैयार होता है। ये सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन को बायोजेनेसिस बोला जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड वाइस वर्सा। वो एक्चुअल क्या है कि एक ट्यूबुलर नेटवर्क होने के कारण क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में जितने भी जो भी मटेरियल रहता है उसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनका इस्तेमाल हो जाता है। प्रोवाइड सरफेस फॉर वेरियस बायोलॉजिकल रिएक्शंस इन लिवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स। ओके, provides surface for various biological reactions in liver cell of vertebrates. Okay, smooth endoplasmic reticulum used to detoxifying various poisons and drugs. Okay, अभी हम देखते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता कैसे है। ये हमारी सेल है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाजू में यहाँ पे ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या शीट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे होते हैं, और जिसके ऊपर ये राइबोसोम्स है, ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये सारे हैं राइबोसोम्स। यहाँ पे प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग होता है और इसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या शीट लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। ये रेड कलर के जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये साइज में छोटे होते हैं और उनके ऊपर राइबोसोम यानी ओवल टाइप कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता, इसलिए उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ओवल शेप राइबोसोम्स रहते हैं, इसके कारण इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। अब हम जानेंगे सेकंड सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, गोल्गी apparatus. Golgi apparatus consists of membrane-bound vesicles arranged parallel to each other in stakes called cisterns. यहाँ पे अभी देखेंगे हम, ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर है ना, ये
ये जो राउंडेड राउंडेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है उसको हम सिस्टर्न बोलते हैं। ओके, द मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैक्ड and transported inside and outside the cell. This is the main function of Golgi apparatus: package and transport of material which is manufactured by endoplasmic reticulum into the and inside the cell and outside the cell. Okay, functions as storage, modify and package of products in vesicles. Involved in formation of lysosome. इम्पोर्टेंट है ये, इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अब ब्लैक रिएक्शन क्या है? अब कैमिलियो गोल्गी जिन्होंने ये गोल्गी apparatus को डिस्कवर किया, उन्होंने एक डिस्कवरी की। उन्होंने क्या किया? रिवोल्यूशनरी स्टेनिंग मेथड डेवलप किया। किसके लिए? टू इंडिविजुअल नर्व्स एंड सेल स्ट्रक्चर्स। तो उन्होंने इस तरह का एक स्टेनिंग मेथड डेवलप किया जिससे हमें नर्व सेल्स है वो इंडिविजुअली दिखाई दे और उनके जो सेल स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी दिखाई दे। तो उस स्टेनिंग मेथड को हम क्या कहते हैं? ब्लैक रिएक्शन। ओके, अभी हमने देखा लाइसोसोम्स कहाँ डेवलप होते हैं। लाइसोसोम डेवलप होते हैं गोल्गी apparatus में। तो हमारा सेल ऑर्गेनल, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल क्या है? लाइसोसोम्स, विच इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है और इसमें ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं। ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ बॉडी, ये वेस्ट को डिस्पोज करता है, ये उसका एक फंक्शन है। लाइसोसोम बर्स्ट एंड एंजाइम्स इनसाइड इट डाइजेस्ट ओन सेल्स थ्रू, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सुइसाइडल बैग्स ऑफ सेल। एक्चुअल क्या होता है? जब फिजिकल इंजरी होती है या कुछ इंजरी होती है तब क्या होता है कि ये लाइसोसोम्स होते हैं, ये रप्चर्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और इनमें से वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम किसके लिए है? तो ये क्या करता है? नियर बाय जो सेल्स रहते हैं उनको ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है और उनको भी किल कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसीलिए लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है? सुइसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स। अब हम जानेंगे अपने नए और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज़ अ पावर हाउस ऑफ अ सेल। Why I am talking it is a powerhouse of a cell? Because it have the folded area increases surface for ATP, adenosine triphosphate formation. Adenosine triphosphate is a energy which is used for the movement and development of our body. Okay, ये एनर्जी कहाँ डेवलप हो जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। Okay, having माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन्स, आउटसाइड पोरस एंड इनसाइड फोल्डेड। ये होता है जो आउटसाइड मेम्ब्रेन रहती है ये पोरस रहती है और ये इनसाइड मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड रहती है। यहाँ इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में टू मेम्ब्रेन्स रहते हैं, दो मेम्ब्रेन्स रहती है, एक आउटर पोरस मेम्ब्रेन एंड सेकंड इज इनसाइड फोल्डेड मेम्ब्रेन। ओके, हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स, हेंस एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स। दिस इज द one of the organelle which synthesize its own proteins by the help of own DNA and ribosomes. Then majorly this is present into the animal cells. प्लांट सेल्स में भी रहता है पर प्लांट सेल्स में इसका कॉन्सेंट्रेशन या क्वांटिटी कम रहती है। एनिमल्स में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी रहती है। एनिमल सेल्स में एनर्जी डेवलपमेंट के लिए कौन रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे ही प्लांट सेल्स में एनर्जी डेवलपमेंट के लिए कौन रहता है? प्लास्टिड्स। ओके, अवेलेबल ओनली इन प्लांट सेल्स विच कंसिस्ट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज ए colored solution contain chlorophyll important for photosynthesis। आप सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल किसके लिए यूज होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड अदर फैक्टर्स। ओके, देन दूसरा कौन सा होता है? ल्यूकोप्लास्ट रहते हैं, वो क्या करते हैं? स्टोर स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स, इनका काम रहता है स्टोरेज का। ओके, और क्लोरोप्लास्ट का काम रहता है उसमें क्लोरोफिल रहता है, इसके कारण वो फोटोसिंथेसिस यानी फूड जनरेशन का काम करते हैं। बस क्लोरोप्लास्ट कंटेन न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्ड मटेरियल कॉल्ड एज स्टोमा। ओके, एंड दीज आर also produce their own DNA and ribosomes. Okay,
दे आर प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स. ओके, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है. देर आर ऑल्सो प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन थ्रू देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. ओके, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने खुद के प्रोटीन बनाता है उससे, अपने खुद के डीएनए एंड राइबोसोम से, वैसे ही प्लास्टिड भी अपने खुद के प्रोटीन बनाता है उनके खुद के डीएनए एंड राइबोसोम से. Last but not least, the cell organelle, vacuoles. Vacuoles are the storage stack for solid and liquid content. Okay, small size in animal cells but large size in plant cells. कभी कभी plant cells में ये आधे से भी ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है और ये क्या करता है, स्ट्रेन प्रोवाइड करता है plant cells को. Plant vacuoles contain cell sap and provides rigidity and turgidity to the cell. ओके, जैसे मैंने अभी बोला कि ये वैक्यूल्स रहते हैं वो प्लांट सेल्स में 50% से भी कभी कभी ज़्यादा रहते हैं और वो क्या करते हैं, एक स्ट्रेन प्रोवाइड करते हैं. वैक्यूल्स कंटेन अमीनो एसिड्स, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, वेस्ट मटेरियल, वाटर एंड सम प्रोटीन्स, इवन फूड इन अमीबा लाइक ऑर्गेनिजम्स. अमीबा लाइक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ये फूड वैक्यूल्स भी क्रिएट करते हैं. जब ये फूड को एंगल्फ कर देते हैं, इनलार्जिंग द सेल मेम्ब्रेन, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे क्रिएट अ फूड वैक्यूल. वाई सेल कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. These organelles and membranes provide specific structure, and even cell can perform like respiration, obtain its nutrition and clearing waste or forming new proteins and lipids. For these reasons cell called as structural and functional unit of life. Actual क्या है, cells are the structural unit of life because cells provide क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहते हैं, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, फिर वैक्यूल्स रहते हैं, सेल वॉल रहता है. तो इनके कारण क्या है रहते हैं, ये स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं. ये उनके सेल के हर एक सेल के अलग अलग स्ट्रक्चर्स रहते हैं. इन स्ट्रक्चर्स के कारण उनसे टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं. ऑर्गन से बनता है सिस्टम एंड सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म. हेंस cell is called as structural unit of life. Why it is called as functional unit of life? Because माइटोकॉन्ड्रियाज है, वैक्यूल्स है, प्लास्टिड्स है, ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं अभी प्लांट और एनिमल को अलग अलग सेपरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सेल के बारे में बात कर रहा हूँ. तो इसमें क्या है, सेल खुद का प्रोटीन खुद बनाते हैं, खुद की एनर्जी खुद डेवलप करते हैं, खुद की रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज वो खुद वहाँ से होती है. फिर न्यूट्रिशन खुद डेवलप करते हैं, उसका वेस्ट मटेरियल का खुद डिस्पोजल करते हैं. तो ये जो कारण है, इसके कारण क्या है, सेल सारे फंक्शंस खुद करती है. इसलिए सेल को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं. ओके, अब हमने सेल के बारे में तो जान लिया, पर सेल बनते कैसे हैं इसके लिए हम स्टडी करेंगे सेल डिवीजन के बारे में. सेल डिवीजन में 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस रहते हैं. एक होता है जो फर्स्ट टाइप रहता है उसमें माइटोसिस बोलते हैं, और दूसरा होता है उसको मियोसिस बोलते हैं. अब हम ये स्टडी है, ये कंपैरेटिव स्टडी करेंगे. तो क्या हो जाएगा, आपको माइटोसिस और मियोसिस के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो भी पता चल जाएगी, और इन दोनों में जो डिफरेंसेस पूछे जाएंगे तो आप उसको भी अच्छी तरह से आप उसको इलेबोरेट कर सकते हैं. यहाँ पे माइटोसिस में क्या होता है, मदर सेल रहती है, वो मदर सेल को डिवाइड करके टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती है. ओके, मदर सेल जैसे कि सेम टू सेम 2 डॉटर सेल्स इनके सेल को डिवाइड करने के बाद मिल जाती है इन माइटोसिस. बट इन मियोसिस स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन प्लांट एंड एनिमल्स डिवाइड to form gametes, and after fertilizing give rise to offsprings with 2 consecutive divisions. ओके, यहाँ पे क्या होता है कि जो मदर सेल रहती है वो डिवाइड होके उनके गैमेट्स बनते हैं पहला, और गैमेट्स फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन से वो क्या होता है कि 4 डॉटर सेल्स बनती है. माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनती है, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनती है. ओके,
अब माइटोसिस में हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इन मदर सेल। एग्जाम्पल के लिए समझो कि वहाँ पे 26 क्रोमोसोम्स है। ओके, मदर सेल में 26 क्रोमोसोम्स है। एग्जाम्पल के लिए हम ये ले रहे हैं। तो डॉटर सेल्स में भी 26 क्रोमोसोम्स ईच रहेंगे। हर एक डॉटर सेल में 26 क्रोमोसोम ही रहेंगे। बट इन मियोसिस सेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन मदर सेल। अभी क्या है कि अगर हम वही एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं तो मियोसिस होने के टाइप में क्या होता है, जो 26 क्रोमोसोम्स रहते हैं मदर सेल में, तो डॉटर सेल में जब आएगा तो ये हो जाएगा 30। ओके, जब मदर सेल में 26 क्रोमोसोम्स रहेंगे तो मियोसिस के टाइम में जो डॉटर सेल्स रहेगी उसके अंदर 13 क्रोमोसोम्स रहेंगे। तो हाफ ऑफ द मदर सेल क्रोमोसोम्स इसके अंदर रहते हैं। ओके, माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। उनका माइटोसिस का जो ये है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ओके, मैं नीचे वाला भी जो पॉइंट है वो पहले ले रहा हूँ क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। माइटोसिस ये कंटिन्यूस प्रोसेस, इसलिए ये क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर टिश्यूज के लिए ये हेल्प करती है। ओके, बट मियोसिस क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। तो ये रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करती है, ये ग्रोथ या रिपेयर के लिए ये काम नहीं करती। ओके, अब आगे देखेंगे। माइटोसिस से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे कोई फीमेल और मेल गैमेट जनरेट नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ सेल का डिवीजन होता है और 2 डॉटर सेल्स बनती है। पर मियोसिस में क्या होता है, यहाँ पे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट होता है, उनका सिर्फ उनके मिलाप से फिर यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग तैयार होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद 4 डॉटर सेल्स बनती है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन मियोसिस, बट माइटोसिस अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। माइटोसिस ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स एंड मियोसिस ऑकर्स इन जर्म सेल्स। ओके, माइटोसिस नो रिकॉम्बिनेशन रहता है और यहाँ पे मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉस ओवर टेक प्लेस इन क्रोमोसोम्स। यानी कि क्रोमोसोम्स के अंदर के जीन्स है वो एक दूसरे के अंदर, यानी मेल गैमेट का जो क्रोमोसोम्स है उनके अंदर के जीन्स है और फीमेल गैमेट के अंदर के जीन्स है वो क्या होते हैं, रिप्लेस भी हो सकते हैं। ओके, इन मियोसिस, बट इन माइटोसिस वहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है नहीं। तो इसके कारण क्या होता है कि इनमें रिकॉम्बिनेशन या क्रॉस ओवर इन क्रोमोसोम्स या जीन्स में ऐसा कुछ नहीं होता माइटोसिस में। ओके, यहाँ पे माइटोसिस के स्ट्रक्चर में देखेंगे ये मदर सेल है। ओके, मदर सेल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे दिखाई दिया है ये 4 क्रोमोसोम्स है यहाँ पे। ओके, फिर बाद में यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन होता है जो बीच में से ये कट जाता है। ओके, न्यूक्लियस भी और सेल भी दोनों कट जाते हैं और फिर उनसे क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं विथ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बट इन मियोसिस में क्या होता है, मदर सेल से डीएनए रिप्लिकेशन होके गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ओके, फिर ये इनके फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, डॉटर सेल्स बनते हैं। और ये डॉटर सेल्स का जो अगर डीएनए यानी क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स है, तो यहाँ पे ईच डॉटर सेल में सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स रहेंगे, यानी हाफ ऑफ द मदर क्रोमोसोम्स। ओके, तो इस तरह से माइटोसिस एक अलग तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेल डिवीजन है, और मियोसिस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिवीजन है। माइटोसिस किसके लिए होता है, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए होता है। मियोसिस किसके लिए होता है, तो ये रिप्रोडक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ओके, ये सारे अभी हमने जैसे माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंसेस देखे हैं, वैसे ही क्वेश्चन भी ऐसा भी आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में रहते हैं, एनिमल सेल्स राउंडेड या ओवल शेप में रहते हैं। ओके, तो ये शेप से हमारे 2 डिफरेंसेस हो गए, एक प्लांट सेल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल शेप रहता है, एनिमल सेल्स राउंडेड और ओवल शेप रहता है। ओके, plant cells consists cell wall because cell wall only present in plant cells and animal cells don't have cell wall.
लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल, जैसे अभी हमने देखा, और एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज। नहीं तो प्लांट सेल्स में क्या होता है, प्लास्टिड्स कंटेंट रहता है, प्लास्टिड्स अवेलेबल रहते हैं। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स अवेलेबल नहीं रहते। प्लांट सेल्स में सीलिया, सीलिया मीन्स क्या, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते, वो प्लांट सेल्स में अवेलेबल नहीं होते। बट एनिमल सेल्स में सीलिया टाइप स्ट्रक्चर्स अवेलेबल रहते समटाइम्स। ओके, प्लांट सेल्स लाइसोसोम्स आर वेरी रेयर। ओके, एंड इन एनिमल सेल्स लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। ओके, प्लांट सेल्स प्राइमरी ऑटोट्रॉपिक। अभी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है, तो ऑटोट्रॉपिक ये ऐसे सेल्स रहते हैं, ये खुद का फूड खुद ही पैदा कर देते हैं, खुद का न्यूट्रिशन खुद पैदा करते हैं। क्योंकि प्लांट सेल्स में क्या रहता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस से अपना खुद का जो फूड है वो खुद ही तैयार करते हैं। तो इसलिए प्लांट सेल्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। एंड एनिमल सेल्स को हेट्रोट्रॉपिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि एनिमल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट या इस तरह से जो अदर ऑटोट्रॉपिक्स है उनके ऊपर मेजरली डिपेंडेंट रहते हैं। तो वो खुद का फूड खुद ही पैदा नहीं कर सकते, इसलिए इनको हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। ओके, एनिमल सेल्स आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर। प्लांट सेल्स फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, क्योंकि उनमें क्या रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिड्स रहते हैं। वो जो एनर्जी पैदा करते हैं प्लांट सेल्स या अपना फूड तैयार करते हैं, वो किससे फूड तैयार करते हैं, या अपना प्लास्टिड से प्लांट सेल्स फूड तैयार करते हैं। पर एनिमल सेल्स में जो फूड या एनर्जी या ऐसा जो कुछ स्ट्रक्चर, एनिमल सेल्स में एनर्जी कहाँ पैदा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एनिमल सेल्स में न्यूमरस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे जो लेटेस्ट जो वीडियोस हैं वो आपके पास आते रहेंगे और आपका नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।